Well, that's practice making me itch. Yes, welcome back to this classes तो इंग्लिश प्रक्रिया। अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन के पश्चात नंबर 2 है अपना क्या रहेगा, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा न करके सीधी पहले सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान एक समान रहे, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, दो या दो से प्रतिरोधों में ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान एक समान रहे। पहले वाले में क्या था, प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान एक समान था, बस थोड़ा सा चेंज है, यहां पर हमें जो चेंज करना है वो क्या करना है, विभवांतर। बस ये थोड़ा सा अंतर ही आपको याद रखना है। ठीक, अब इसको कैसे ऐड करें प्रतिरोधों को, वो देखें। ये एक प्रतिरोध R1, दूसरा प्रतिरोध है, इसकी वैल्यू है R2, और तीसरे प्रतिरोध की वैल्यू है वो कितनी है, R3। ठीक है, अब इन तीनों की जो प्रथम सिरे हैं उनको हम एक साथ संयोजित करते हैं, और उनके जो सेकंड सिरे हैं इनको हम एक साथ एक बिंदु पर संयोजित करते हैं। तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन भी क्या कहलाएगा, समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। इस प्रकार से आपको संयोजित करना है। अब हम क्या करते हैं, इस संयोजन पर एक बैटरी से विभवांतर आरोपित कर देते हैं। ठीक है, ये वाला बिंदु A मान लेते हैं और ये वाला बिंदु B मान लेते हैं। हमें बिंदु A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है जब प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ये कौन सा प्रकार है, समांतर क्रम संयोजन। बैटरी का ये प्लस माइनस और ये विभवांतर B। ठीक है, ध्यान रहे आपको बैटरी का जो संकेत है उसमें एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल और छोटी लाइन हमेशा नेगेटिव टर्मिनल, और यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से धारा बाहर निकलती है तो तीर का चिन्ह आपको इधर इस प्रकार से इंडिकेट करना है। तो हम मान लेते हैं इस बैटरी से इस परिपथ में जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो I है। ठीक है, प्रवाहित धारा कितनी है, I है। अब यहां तक क्या है, बिंदु A तक धारा I है। बिंदु X से आगे जाने के पश्चात धारा है इस ब्रांच में जाएगी, यानी कि इस शाखा में जाएगी, इस शाखा में जाएगी और इस शाखा में जाएगी। तो धारा का मान है वो अब क्या हो गया, चेंज हो गया। इस शाखा में जा रही है वो हम धारा मान लेते हैं I1, इसमें जा रही है वो मान लेते हैं I2, और इसमें जो धारा जा रही है वो मान लेते हैं I3। ठीक है, हम ऐसे ही मान रहे हैं कि मान लीजिए ये एक आपका पाइप है, बड़ा पाइप है, और बड़े पाइप के आगे आपने तीन छोटे छोटे पाइप इस प्रकार से और जोड़ रखे हैं। इधर से जो आने वाला जो पानी है उसकी मात्रा कितनी है, I। अब इधर इस नल में जो पानी जाएगा उसकी मात्रा कितनी है, I1, इसमें I3, I2 और इसमें कितनी है, I3। ठीक है, और फिर ये तीनों पाइप आगे जाकर फिर पुनः क्या हो गए, इस बिंदु B पर एक हो गए और फिर से एक बड़ा पाइप हो गया। तो इन तीनों को फिर से वहां पर क्या होना पड़ रहा है, ऐड होना पड़ रहा है। तो ऐड होकर इधर पुनः जो पानी आएगा उसका मान कितना होगा, I होगा। पानी की जगह आप यहाँ पर तार है तो क्या मान लोगे, धारा मान लोगे, समझने के तरीके से। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इस क्रम में जुड़े हुए हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर क्या होगा, एक समान होगा। तो यहाँ पर विभवांतर हम V मान लेते हैं, और यहाँ पर V और यहाँ पर भी V। कहने का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध पर एक समान होगा, कितना होगा, V होगा। ठीक है, तो ये रहा इसकी सिंपल टेक्निक। अब इसका हमें मान ज्ञात करना है, A और B के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध है उसका हमें मान ज्ञात करना है। तो वही तरीका अपना पुराना तरीका।
ठीक है, तो सबसे पहले आप डायग्राम के बारे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोधों को चित्र अनुसार समांतर क्रम में संयोजित करते हैं और परिपथ में जो मूल धारा है वो I है। बिंदु A पर धारा वह तीन भागों में बढ़ जाती है। प्रतिरोध R1 से गुजरने वाली धारा I1 है, R2 से गुजरने वाली धारा I2 है और R3 से गुजरने वाली धारा कितनी है, I3 है। और प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर एक समान है और उसका मान कितना है, V है। इतनी बात आप इसके नीचे लिख सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, ठीक है। बट हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं। यहां पर प्रतिरोध R1, R2 व R3 समांतर क्रम में संयोजित हैं। इनमें से प्रवाहित धारा क्रम से I1, I2, I3 हैं। यदि परिपथ में मूल धारा I हो तो, ठीक है, इस I का मान क्या होगा, इन तीनों धाराओं के योग के बराबर होगा। I1 प्लस I2 प्लस I3। इक्वेशन डाल दीजिए ओम के नियम से। ओम के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू, ठीक है, ओम का नियम क्या है, V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन R, यानी R का मैंने इधर लाकर क्या दे दिया, भाग दे दिया, ठीक है। तो तो यहां पर देखें इस प्रतिरोध में धारा कितनी है, I1, V वो कितना है, V प्रतिरोध कितना है, R1। इसी प्रकार दूसरे के लिए V अपॉन R2 और इसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध के लिए V अपॉन R3। यानी ऊपर तो सब क्या रहेगा, V भी एक समान रहेगा, क्योंकि समांतर क्रम में V का मान आपको चेंज नहीं करना है, V1, V2, V3 नहीं लिखना है, ठीक है। इनको आप इक्वेशन डाल दीजिए 2, ठीक है। अब यदि हम क्या मान लें, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट माने एवं परिपथ में विभवांतर V हो तो, ठीक है, पुनः ओम के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इन दोनों की वैल्यू आपको पुट करनी है इक्वेशन 1 में, ठीक है। यहाँ पर I है तो I की वैल्यू ये रही, यहाँ उठा कर रख दें, ठीक है। I1 की, I2 की और I3 की, इन सब की वैल्यू पुट करके यहाँ पर क्या आंसर आता है वो आप देखें। समीकरण 1 से, ठीक है। तो I की वैल्यू लिख रहा हूं, I की वैल्यू ये रही, V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। सब में कॉमन क्या आ गया, इधर V आ गया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V कॉमन आ गया, इधर क्या बचा R ये, और इस प्रकार से ये यहाँ पर रिमेनिंग हो गया। V से V क्या हो गया, कैंसिल, इधर क्या बचा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक। इससे आप एक लाइन बना सकते हैं, इससे एक लैंग्वेज बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध कितना है, R इक्विवेलेंट, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1/R इक्विवेलेंट, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। इसकी व्युत्क्रम का मान प्रत्येक प्रतिरोध की व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है, ऐसा हम लिख सकते हैं। नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन 4, यदि संयोजन में n प्रतिरोध हो तो, यदि संयोजन में n प्रतिरोध हो तो कैसे लिख सकते हैं,
1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डैश डैश प्लस 1 अपॉन Rn। ठीक है, इस प्रकार से आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद में क्या करना है, प्रत्येक प्रतिरोध का मान यदि है एक समान मान लें, यदि सभी प्रतिरोधों का मान समान हो तो कैसे लिख सकते हैं, R अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R मान लें, प्रत्येक प्रतिरोध का मान R1 R2 कीजिएगा डैश डैश प्लस 1 अपॉन R, यानी कहां तक, n पदों तक। ठीक है, तो इसका क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n अपॉन R। ठीक है, तो यहां से R इक्विवेलेंट का मान क्या हो गया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R अपॉन n। जो तुल्य प्रतिरोध का जो मान आएगा उसमें हमें n से क्या करना पड़ेगा, उसमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये बात आपको देखनी है। ठीक है, तो यहां तक आप एक बार नोट करेंगे। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्क्रीनशॉट लेने के पश्चात हम इसके भी 3 विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे जो पहले आपने चर्चा की थी। एक बार बच्चों आप ध्यान में रखना, कई बार मैं समांतर क्रम की जगह श्रेणी क्रम बोल देता हूँ और श्रेणी क्रम की जगह समांतर क्रम बोल देता हूँ, क्योंकि जल्दबाजी में बोला जाता है। आपको पता है कि सर को ये बोलना चाहिए था बट ऐसा बोला गया, तो उस कंडीशन में आपको मुझे थोड़ा सा बर्दाश्त देने हुई। कई बार हो जाता है जल्दबाजी में, पता नहीं रहता कि मैंने क्या बोल दिया। ठीक है, जो सुनने वाले को भी पता रहता है कि हाँ ऐसे बोल दिया। तो वही तीनों पॉइंट, जिस श्रेणीक्रम जो संयोजन था उसी की तरह ही यहाँ पर तीनों पॉइंट है। पहला स्टार, श्रेणीक्रम संयोजन में क्या था कि धारा एक समान थी। ठीक है, यहां पर क्या है, प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर एक समान है, यानी कि इस समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर यानी कि V का मान क्या है, सब पर एक समान है। दूसरा स्टार श्रेणीक्रम संयोजन में आपने क्या लिखा था, याद कीजिए। आपने ये लिखा था कि जो तुल्य प्रतिरोध का मान है, तुल्य प्रतिरोध का मान यहां पर क्या है, तुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के मान से भी कम होगा। कहने का मतलब है आपके पास में जो ये R इक्विवेलेंट आया था, तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट का मान है वह R1 से भी कम होगा, R2 से भी कम होगा, R3 से भी कम होगा, यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध के मान से भी कम होगा। किसका मान होगा, तुल्य प्रतिरोध यानी R इक्विवेलेंट का मान कम होगा। ठीक है, परिपथ में कुल धारा प्रत्येक प्रतिरोध पर या प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धाराओं के योग के बराबर होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। चलो, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद में हम आगे वाले कुछ वीडियोस में हम इन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे, उनको भी हम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद में जो आएंगे वीडियो, वो जरूर नहीं है कि इन पर आधारित न्यूमेरिकल हो। हम चैप्टर के लास्ट में भी कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप तैयार हैं और आप बुक से स्वयं भी ट्राई कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल आप स्वयं ट्राई कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।